जूही अपनी माँ सुरेखा के साथ रहती है। वो दोनों काफी गरीब होती हैं। दोनों एक अमीर घराने में सफाई और खाना बनाने का काम करने जाती हैं, जहाँ की मालकिन मालती और उसकी बेटी रिया दोनों बहुत खड़ूस और घमंडी स्वभाव के होते हैं। अरे जूही, पागल हो क्या? तुम सोफे पर कैसे बैठी हो? उठो उठो। माफ कर दो रिया। वो मैं थक गई थी यहाँ की सफाई करके, इसलिए थोड़ी देर बैठ गई। अरे नालायक गरीब लड़की, तुझे अकल है या नहीं? अरे तुम दोनों माँ बेटी गरीब नौकरानियां हो, और तुम्हारे मैले कपड़ों के साथ तुम हम अमीरों के सोफे पर कैसे बैठ सकती हो? बैठना है तो फर्श पर बैठो या बाहर आंगन में। यहाँ मत बैठा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? माँ, इन्हें समझा कर रखो। ठीक है रिया बिटिया, तू चिंता मत कर। जा, अपने कमरे में जाकर आराम कर। और तुम दोनों गरीब फटीचर कहीं की, चुपचाप अपने काम निपटाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, नालायक कहीं की। जूही और सुरेखा दोनों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अमीर के आगे गरीबों को चुप ही बैठना पड़ता है। आखिर क्या ही करती वो दोनों। कुछ दिनों बाद अचानक से रिया की शादी तय हो जाती है, और उसी समय सुरेखा की सहेली वर्षा अपने बेटे के लिए जूही का हाथ मांगने आती है। सुरेखा, मेरे रघु और तेरी जूही की जोड़ी एकदम राधा कृष्णा की जोड़ी लगेगी। क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ वर्षा, बचपन से दोनों एक ही साथ बड़े हुए हैं। दोनों इस रिश्ते में खुश रहेंगे। हमारे बच्चे सुखी रहे, और क्या चाहिए हमें? बिल्कुल सही कहा तूने। रघु और जूही दोनों को एक साथ मिलवाया जाता है, और दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और रिश्ते के लिए सहमति जताते हैं। मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। मुझे भी जूही पसंद है। मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो भाई, तो फिर रिश्ता पक्का हुआ। इस तरह सुरेखा अब अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। वहीं मालती भी अपनी बेटी रिया की शादी को धूमधाम से मनाने के बारे में सोचती है। वो अपने पति धनराज से कहती है। रिया के पापा, हम ना एकदम ग्रैंड वेडिंग करेंगे। ऐसी शादी पूरे गांव में किसी ने नहीं देखी होगी। ठीक है मालती जी, जैसा आप चाहो। और हाँ माँ, मैं एक डिजाइनर ब्राइडल लहंगा पहनूंगी। ठीक है? ठीक है बेटी, तुम्हें हम डिजाइनर लहंगा ही दिलवाएंगे। थोड़े दिनों बाद रिया का डिजाइनर लहंगा आ जाता है, और वो जूही को अपना डिजाइनर ब्राइडल लहंगा दिखाते हुए कहती है। ये देख जूही, मेरे पास तो एक महंगा और डिजाइनर लहंगा है। तुम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है ऐसा लहंगा खरीदने की। तुम तो इसके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हो। हाँ, तो फिर इसे हकीकत में पहनने के बारे में सोचना भी मत। क्यों माँ? हाँ रिया, एकदम सही कहा तूने। जूही रिया की बातें सुनकर उदास हो जाती है, और वो घर जाकर अपनी माँ से कहती है। माँ, क्या मैं एक डिजाइनर ब्राइडल लहंगा नहीं खरीद सकती? मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं भी रिया की तरह एक डिजाइनर ब्राइडल लहंगा पहनूं। लेकिन जूही बिटिया, तू तो जानती है ना कि वो ब्राइडल लहंगे कितने महंगे होते हैं। हम ठहरे गरीब लोग, हम कैसे खरीद पाएंगे बिटिया वो? मेरे पास एक सुंदर सी साड़ी पड़ी है, मैं उसी से एक सुंदर सा लहंगा बना दूंगी। तू वही पहनना तेरी शादी में। तेरे पिता भी नहीं है, मैं अकेली ये सब कैसे देखूं? ऊपर से रघु को दहेज भी तो देना है। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। धन्यवाद माँ, आपने बचपन से लेकर आज तक अकेले ही मुझे संभाला है, मेरी परवरिश की है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी माँ मिली। और मैं यही चाहती हूँ कि मुझे हर जन्म में आप ही माँ के रूप में मिलो। हाँ जूही बेटिया, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू मुझे हर जन्म में बेटी के रूप में मिले। मैंने जो संघर्ष किया उसमें तूने भी मेरा बहुत साथ दिया है लाडो। तेरे जाने के बाद ये घर तो सुना सुना हो जाएगा, लेकिन क्या करें, जग की तो यही रीत है बेटी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं। रात में जब जूही आसमान में एक टूटता तारा देखती है, तभी वहां उसके घर के पास से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं।
112 वर्षों बाद आज वो रात आई है जिसमें जादुई टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। ये जादुई टूटता हुआ तारा है बिटिया। जो चाहती है वो मांग ले इससे बेटी। ये तेरी मनोकामना को जरूर पूरा करेगा। देख ना तू। सच में बाबा? हाँ बेटी। ठीक है बाबा, आपका धन्यवाद। जूही उस टूटते हुए तारे से आंख बंद करके अपनी विश मांगती है। हे जादुई टूटे हुए तारे, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मुझे एक ब्राइडल लहंगा चाहिए जो मैं अपनी शादी में पहन सकूं। जूही इतना कहकर सो जाती है। अगली सुबह जब सुरेखा नींद से जागती है तभी वो देखती है कि घर के बाहर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। जब वो उस बॉक्स को खोलती है तब उसमें एक सुंदर सा डिजाइनर ब्राइडल लहंगा होता है। उस ब्राइडल लहंगे को देखकर जूही और सुरेखा एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे वाह अम्मा, इसका मतलब उन साधु बाबा की बात सच हुई। उन्होंने कहा था कि कल रात जादुई टूटे हुए तारे से जो भी ख्वाहिश मांगूंगी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और देखो, जो मैंने मांगा था वो सच हो गया। हाँ जूही बिटिया, और मुझे भी यकीन नहीं हो पा रहा। तभी वहां पर आकाशवाणी होती है और उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। जूही, ये कोई मामूली ब्राइडल लहंगा नहीं है। ये एक जादुई ब्राइडल लहंगा है और इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या? सच में? ओ जादुई ब्राइडल लहंगे, मुझे रमाकांत चाट वाले की दुकान की चाट खानी है। और हाँ, मुझे थोड़े गहने भी चाहिए। जूही के इतना कहते ही वहां पर अचानक से चाट और गहने प्रकट हो जाते हैं और उन्हें देखकर जूही और सुरेखा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जूही, ये तो सच में चमत्कार हो गया बेटी। हाँ माँ। अब जूही और सुरेखा दोनों उस जादुई ब्राइडल लहंगे के जरिए बहुत अमीर हो जाती हैं। जूही अपनी शादी पर वो लहंगा ही पहनती है और शादी करके रघु और वो एक चैन भरी जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं अब धनराज को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होने के कारण सब कुछ बेचना पड़ता है और वो रिया और मालती तीनों बेघर हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें सुरेखा और जूही की बदली हुई किस्मत के बारे में पता चलता है। माँ, देखो तो, जूही और सुरेखा दोनों अब रोडपति की जगह करोड़पति बन चुकी हैं। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। अरे कल को जो हमारे घर की नौकरानियां थी, आज वो इतने बड़े बंगले में रहने वाली मालकिन कैसे बन गई। चलो माँ, उनका बंगला देख कर आते हैं और पता भी लगाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जिससे वो दोनों रातों रात अमीर हो गई। हाँ रिया। रिया और मालती दोनों जूही के बंगले के बाहर से झांकते हैं और तभी उन्हें जादुई ब्राइडल लहंगे का राज पता चलता है। जिसके बाद उन दोनों के मन में लालच का भाव उत्पन्न हो जाता है और वो दोनों उस जादुई ब्राइडल लहंगे को चुराने के लिए अंदर जाते हैं। यहाँ पर अब कोई नहीं है माँ, जल्दी से इस जादुई ब्राइडल लहंगे को चुरा लेते हैं हम, और फिर हम वापस अमीर हो जाएंगे। हाँ रिया, चलो चलो जल्दी से चुरा लेते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों लालची माँ बेटी उस जादुई ब्राइडल लहंगे को छूते हैं वो दोनों वहीं पर अंधे और अपाहिज हो जाते हैं। नहीं, आप दोनों को अपने बुरे कर्मों का फल मिला है। आप दोनों चाहती तो मुझसे मदद मांगती, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। दूसरों का बुरा चाहकर जो आगे जाने का तय करता है वो हमेशा बुरा फंसता है। रिया और मालती दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। वहीं जूही उस जादुई ब्राइडल लहंगे के बलबूते एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करती है और साथ ही उसके जरिए दूसरों की मदद भी करती है। हरीश एक गरीब आदमी होता है जो बंसीपुर में अपनी बीवी गायत्री, छोटी बेटी मीठी और बूढ़ी माँ अनुराधा के साथ रहा करता था। वो गांव की एक बड़ी परचून की दुकान में काम किया करता था। एक दिन किसी कारणवश उस दुकान के मालिक को वो दुकान बंद करनी पड़ती है, जिससे हरीश की नौकरी छूट जाती है और वो काफी परेशान हो जाता है। झुलसती हुई गर्मी में चलते चलते उसके पांव की चप्पल भी टूट जाती है। लगता है आज सारी मुसीबतों ने ठान ही लिया है कि वो मुझ पर बरस कर ही रहेंगी। हाँ, अब इस तपती हुई गर्मी में इस गर्म तवे जैसी सड़क पर चलना होगा। हरीश
उस तपती हुई सड़क पर नंगे पांव ही चलने लगता है। उसे गर्म चटके लगते हैं, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है और घर जाकर देखता है कि उसके घर के बाहर एक बड़ी जेसीबी खड़ी थी। ये क्या? ये जेसीबी ये मेरे घर के बाहर क्यों खड़ी है? आखिर माजरा क्या है? मैं आपसे विनती करती हूँ साहब, मत करिए ऐसा। इस गर्मी में हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारा इस गांव में कोई अपना नहीं है। हाँ बेटा, हमारे घर को मत तोड़ो। गायत्री, माँ, क्या हुआ? जी ये साहब हमारे घर को तोड़कर इस जगह पर अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं। इन्होंने ये जमीन खरीद ली है। क्या? तूने सही सुना बे लल्लू हरीश। मैं सिन्हा, जिस जमीन पर तू खड़ा है वो जमीन मैंने अपने नाम कर ली है। जल्दी से अपना सामान बांध और अपने परिवार के साथ निकल यहाँ से, क्योंकि मुझे तेरे घर को तोड़ना है। जल्दी। सिन्हा अपने वक्त का बड़ा पक्का है, समझा ना? लेकिन साहब, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे आखिरी समय में कहाँ जाएंगे? हमारा कोई रिश्तेदार या पहचान वाला भी तो नहीं है इस गांव में। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ साहब, ऐसा मत कीजिए। एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया, उसके बाद मैं किसी और की तो क्या अपने आप की भी नहीं सुनता। लगता है तुम लोग सामान नहीं बांधोगे। यह शुभ काम मेरे आदमियों को ही करना पड़ेगा। ए बंदरों, लग जाओ अपने काम पर। सिन्हा के आदमी हरीश के घर के अंदर घुसते हैं और सारा सामान बाहर फेंकने लगते हैं, और उसके बाद सिन्हा खुद जेसीबी में बैठकर जेसीबी से हरीश का घर तोड़ देता है। ये सब देखकर हरीश और उसके परिवार वालों की आंखें नम हो जाती हैं। मेरा घर! ये क्या हो गया रे? बेचारे हरीश और उसके परिवार को वहां से निकलना पड़ता है। वो लोग उस तेज गर्मी में यहाँ से वहां सामान लेकर दर दर भटकने लगते हैं। भीषण गर्मी में वो लोग पसीना बहा बहा कर बुरा हाल कर चुके थे अपना। पापा, माँ, अब हमें और कितना चलना है? मुझे इस तेज गर्मी में बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। चिंता मत कर लाडो, वो देख लल्ला, वहाँ एक कुआं है, वहां से पानी ले आ। हाँ माँ। हरीश उस कुएं के पास पानी लाने जाता है, लेकिन उस कुएं के करीब जाकर वो देखता है कि वो तो पूरा सूख चुका था। ये देखकर वो हताश हो जाता है। वो लोग एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। हरीश 2 घंटे तक चलकर दूसरे गांव के कुएं से पानी लाता है, और उस पानी को पीकर उन लोगों की जान में जान आ जाती है। 2 दिन तक वो लोग उस पेड़ के पास ही रहते हैं, वहीं सोते हैं। जी अब हम और कितने दिनों तक यहीं पर रहेंगे? आप वो अपने दोस्त से बात करने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? हाँ गायत्री, मैंने उससे बात तो की है। उसने एक मकान दिखाया है, लेकिन वो मकान कच्चा है और वो उसके ही बहुत पैसे मांग रहा है। लेकिन इतनी भीषण गर्मी में बाहर रहना भी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि हम उस कच्चे मकान में ही रहेंगे। ठीक है जी। थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पास, वो मैं खर्च कर रहा हूँ। अब आगे तो भगवान ही मालिक है। चिंता मत कर लल्ला, तुझे जल्द ही काम मिल जाएगा, वो भी पहले से भी अच्छा वाला, देखना तू। हाँ माँ, आशा तो यही है। हरीश और उसका परिवार अब उस कच्चे मकान में रहने लगता है, लेकिन उस मकान की छत इतनी कमजोर होती है कि वो 3 दिन में टूट जाती है। तभी हरीश का दोस्त वहां पर आ जाता है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था हरीश कि ये एक कच्चा मकान है, लेना है तो ले वरना छोड़, लेकिन तूने जल्दबाजी में ले लिया। अब मैं तुझे पैसे वापस नहीं देने वाला। लेकिन मंगू, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हे भगवान, ये कैसी पनौती लग गई है हमारे पीछे। शुक्र है किसी को चोट नहीं आई छत के टूटने से। छत के टूटने से अब गर्मी में पूरी धूप घर में ही आने लगी थी, जिस कारण फिर से सभी को खूब परेशानी होने लगती है। रात को गर्मी के कारण सब पसीने से भीग जाते हैं और कोई ठीक से सो भी नहीं पाता। ऐसा लग रहा है मानो हम रेगिस्तान में रह रहे हैं। इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज और भीषण है। मुझे तो इसी बात का डर है कि कहीं हमारी लाडू बीमार ना पड़ जाए। और मुझे भी, क्योंकि हम लोग फिर भी एक समय पर इस जानलेवा गर्मी को सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे
बच्चे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। हरीश अब रोजाना काम ढूंढने जाने लगता है और एक दिन जब वो एक रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वो एक बूढ़े आदमी के गिरे हुए पैसे उसे वापस लौटाने के लिए उसका पीछा करता है। रुक जाइए, अरे काका, आपके पैसे। लगता है उन्हें बुढ़ापे के कारण सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। हरीश भागते हुए उन काका के पास जाता है और उन्हें उनके पैसे वापस लौटा देता है, जिसके बाद, धन्यवाद बेटा, तुमने ईमानदारी से मेरे पैसे मुझे सही सलामत लौटा दिए, वरना आजकल के जमाने में तो लोग रास्ते पर पैसे दिखते नहीं कि उसे छुड़ा कर भाग जाते हैं। इसी बात पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा बेटा। अरे काका, मुझे कुछ मत दीजिए। मैंने जो भी किया वो मेरी इंसानियत के नाते किया। ये मेरा एक फर्ज था। आप मेरे पिता समान ही हैं। तो एक पिता का पूरा हक है अपने बेटे को जो मर्जी वो देने का। ये देख, ये है मेरा बगीचा, इसमें जितने घास उगे हैं मैं तुझे वो सब काट कर दूंगा, फिर तू उसे बेच सकता है। मेरा फूलों का बिजनेस है जिसमें हार, मालाएं और बुके बनाने के लिए घास भी इस्तेमाल किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका जी, आप सच में बहुत अच्छे हो। बूढ़े काका हरीश को ढेर सारी घास फूस देते हैं, जिसे हरीश अपने घर ले जाता है। अरे वाह, चलो अब इस घास फूस को कल बाजार में बेचकर 2 से 3 दिन के पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। नहीं, कोई इस घास फूस को नहीं बेचेगा। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? घास फूस हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ, गांव में पुराने जमाने में घास फूस के घर हुआ करते थे। घास पर बाहर से पानी छिड़कने पर अंदर से ठंडक महसूस होती है और घास के घर ज्यादा समय तक टिकते भी हैं। अरे वाह, ये सुझाव मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया। माँ, आपने ये सुझाव देकर तो कमाल ही कर दिया। हरीश और उसका परिवार अब साथ मिलकर उस घास फूस का घर बनाते हैं। वो घर तैयार होने के बाद इतना सुंदर दिखता है कि सब उसे देखकर देखते ही रह जाते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये घर। अरे हरीश भाई, हम भी एक किराए का घर ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमारे लिए भी ऐसा घर बना सकते हो? हम उसमें रहेंगे और आपको किराया भी देंगे। जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। इस तरह अब हरीश को गांव वालों से घास का घर बनाने के ऑर्डर्स आने लगते हैं और वो कुछ घर पूरी तरह से बनाकर बेचता है और कुछ घास के घरों को किराए पर भी देता है। इस तरह वो धीरे धीरे घास के घर बनाने को एक बिजनेस में बदल लेता है और ढेरों पैसे कमाने लगता है।